Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is exercise 11.2 of your chapter number 11, three-dimensional geometry of your NCERT class 12th syllabus. And believe me, the exercise is very easy, very easy, super easy. बिल्कुल कुछ नहीं एक्सरसाइज में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कि आपको इसके 4 या 5 कॉन्सेप्ट जो हमने 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखे हैं उनके एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता हो, है ना। डेरिवेशन तो चलो दूर की बात है, वो आती तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो ये एक्सरसाइज मतलब बच्चों वाला खेल लगेगी। बट अगर डेरिवेशन नहीं भी आता है, अगर यू नो द फॉर्मूला, और फॉर्मूला में भी 2 फॉर्मूला थे, लाइक वेक्टर फॉर्मूला एंड कार्टेशियन फॉर्मूला, तो अगर उसमें से वेक्टर फॉर्मूला आता है ना तो कार्टेशियन फॉर्मूला नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के क्वेश्चन है या आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन है, राइट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाने के क्वेश्चन या फिर आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन। अब 2 केसेस थे। एक केस में तो क्या होता था, एक पॉइंट मिलता था प्लस एक पैरेलल वेक्टर मिलता था, राइट। और दूसरा केस बोलो जिसमें 2 पॉइंट्स मिलते थे, राइट। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तीसरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, टू स्क्यू लाइंस। कल वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था बचा हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसके अलावा इनके फॉर्मूलाज, इन सब के फॉर्मूलाज, और इसके अलावा आपको कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी मोड़ पे वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म बनाना या कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म बनाना ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन आना चाहिए। समझ आया? ये 5वीं चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये तो आपको मतलब रात को भी कोई 2 बजे उठा के और कह देना कि यार ये वेक्टर इक्वेशन इसकी कार्टेशियन बना, तो नींद में ही बना दे हम, बिना उठे ही, ठीक है, बिना पेन उठाई हम बना दें। इस कदर ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप देखोगे एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान निकलेगी। चलो शुरू करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, आज प्रियांशी विजय ऑनलाइन है तो शर्मा जी आ गए। कुछ एग्रीमेंट किया है क्या? एक दिन वो प्रियांशी आएगी और एक दिन मैं आऊंगी। ओके, फाइनली लेट्स स्टार्ट। हो गई इधर उधर की बातें। शो दैट ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्या? ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। हम कंफ्यूज ना हो? नहीं, इतना तो कर लेता हूँ मैं, स्टेट ऑफ माइंड इतना तो सॉलिड है मेरा। ओके, show that the 3 lines with direction cosines, this and this are mutually perpendicular. What do you understand by mutually perpendicular? What do you understand by mutually perpendicular? That means this should be perpendicular to this and this should be perpendicular to this and this should be perpendicular to this. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो, कई बच्चे इसको इससे परपेंडिकुलर करके और इसको इससे परपेंडिकुलर करके छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि जब ये इससे तो ये भी इससे होगी, बट वो गलत है। बट वो गलत है बेटा। जरूरी नहीं है कि अगर ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे परपेंडिकुलर हो तो पहली भी तीसरे से होगी। पैरेलल के केस में तो पॉसिबल था कि अगर ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो पहली तीसरे से पैरेलल हो जाएगी। बट परपेंडिकुलर के केस में ये भी हो सकता है कि ये इससे पैरेलल हो, ये भी हो सकता है कि इससे पैरेलल हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। लेटर से ये एक लाइन है, इससे ये परपेंडिकुलर है, इससे ये परपेंडिकुलर है। देखो पहली और तीसरी पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर, है ना। और परपेंडिकुलर भी हो सकती है। परपेंडिकुलर कब होगी? जब 3D के अंदर 3 एक्सिस ही देख लो ना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर और एक्स जेड के परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ आया? तो आपको कुल मिला के 3 केसेस बनाने होंगे। अच्छा, ये क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइंस। दैट मीन्स ये LMN है। क्या है ये? और हमने क्या देखा था कि अगर 2 लाइंस, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या होता था? उनके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ क्या होता था? L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0 होती थी। एंड इन केस डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते थे तो क्या होता था? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 हो जाता था। डायरेक्शन कोसाइंस में इनका प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता था, डायरेक्शन रेशियोज में इनके प्रोडक्ट का सम 0 हो जाता था।
तो दोनों में ये 0 हो जाता था। अब तू चाहे डायरेक्शन कोसाइंस दे, डायरेक्शन रेशियो दे, जो तेरी इच्छा है वो दे। समझ आ रहा है? ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इनके इनके स्क्वायर का प्रोडक्ट का √1 होगा, करके देख लेना, इसका भी होगा और इसका भी होगा। बट वो हम करके क्यों देखें, इतना तो उसने कहा ही नहीं ना करके देखना है, अपने को तो बस ये चीज स्टेब्लिश करनी है और प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस हैं, तो लेट अस मार्क दिस लाइन एज L1, दिस लाइन एज L2 एंड दिस लाइन एज L3। अच्छा, L1 L2 L3 के हिसाब से फिर इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, लेट अस मार्क इट L1 M1 N1, let us mark it L2 M2 N2 and let's mark it L3 M3 and N3। फाइन, कोई डाउट? ओके, चलो, तो सबसे पहले L1 परपेंडिकुलर टू L2 प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं L1 L2, मैं करने वाला हूं L1, केस नंबर 1 है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, तो L1 क्या है 12/13 मल्टीप्लाइड बाय L2 क्या है बोलो 4/13 प्लस, फिर M1 देखो -3/13 और M2 क्या है 12/13 प्लस N1 क्या है N1 -4/13 प्लस उसके बाद क्या है N2, वो क्या है 3/, आएगा बीच में 3/13। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 4 जा 48/169 और ये प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36/169 और फिर यहाँ पे वापस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12/169। व्हेन वी टेक एलसीएम 169 you can see clearly numerator gets 0, 48 minus 36 12, 12 minus 12 0, it is equal to 0. So if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is getting 0, then we can say that what, we can say that कैपिटल L1 जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल L2। इज दिस क्लियर? इजी? क्या कह दूंगा मैं? सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। चलो क्विकली अब सेकंड वाला करो, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में हम L2 को L3 से करने वाले हैं, तो क्या करूंगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इसकी वैल्यू निकालो और देखो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो करो, अब मैं इसको बिना उसके कर देता हूँ, मतलब डायरेक्टली कर देता हूँ, एक स्टेप स्किप कर देता हूँ। 4/13 इंटू 3/13 बोलो 12 बोलते जाओ 169 बोलो 12/13 इंटू -4/13 कितना होगा -48/169। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, 3/13 इंटू 12/13 वो कितना होगा प्लस का 36/169 और ये इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 36 48, 48 माइनस 48/169 यानी वही 0/169, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या प्रूव हो गया बेटा? सो सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल प्रूव L1 से L3। तो L1 से L3 प्रूव करोगे तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 की वैल्यू निकालते हैं। तो 12/13 इंटू 3/13 विल गिव मी 36/169 माइनस 3/13 इंटू -4/13 माइनस माइनस प्लस, तो 12/169 and -4/13 into 12/13 will give me -48/169। Clearly 36 plus 12 48, 48 minus 48 0/169 which is giving me what 0। so L1 is perpendicular to L3। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं एंड इसको इक्वेशन 3 मान लूं, तो फ्रॉम 1 2 and 3 we can conclude that from 1 2 and 3 we get कि lines L1 L2 and L3 are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other।
और यही हमको करना था प्रूव्ड, और हमने कर दिया प्रूव्ड। फाइन। चलें आगे। एनी डाउट्स? सुपर इजी। ओके, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में हो, है ना? कॉन्सेप्ट ध्यान में कैसे रहेगा? करते रहने से हो, है ना? क्वेश्चंस करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली हमारे जहन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द लाइन, show that the line through the points this and this is perpendicular to the line through the points this and this। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है, और एक दूसरी लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे बनती है, वेक्टर आर इक्वल टू कोई भी पहला वेक्टर ले लो प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है, ये मैंने बात मान ली आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि दो लाइन से तो A1 B1 A1 ले लेता हूँ, है ना? और दूसरी लाइन की क्या बन जाएगी, A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2 माइनस A2, राइट? अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। अब जब आप परपेंडिकुलर प्रूव करोगे इसको, तो परपेंडिकुलर प्रूव करने में तो ये डायरेक्शन वाला वेक्टर जो भी इसका आंसर आएगा, और ये डायरेक्शन वाला वेक्टर जो भी इसका आंसर आएगा, इसके डायरेक्शन रेशियो सपोज करो आ गए A1 B1 और C1, माइनस करने के बाद इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए A2 B2 और C2। तो यही करोगे ना, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, तभी तो लाइन परपेंडिकुलर होगी। भाई पिछले केस में तो सीधे सीधे दे दिए भैया, ये उठा लो डायरेक्शन कोसाइन से, इस बार छांटने पड़ रहे हैं, निकालने पड़ रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, अल्टीमेटली दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ही तो हो रहा है, और यही काम तो वेक्टर में भी होता था। किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते थे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो का वही काम लाइन में हो रहा है, क्योंकि लाइन और वेक्टर कुछ अलग है ही नहीं देखा जाए तो हम ये इक्वेशन क्यों बना, इसका इतना रोल नहीं है, बना दोगे तो गलत नहीं है। आपको जब परपेंडिकुलर प्रूव करना हो ना बच्चों, आप सीधे सीधे बात किया करो डायरेक्शन रेशियोज की। किसकी बात किया करो? डायरेक्शन रेशियोज की। क्योंकि परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना, एंगल निकालने में केवल और केवल जो काम की चीज है वो ये वाला वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो वी विल ओनली टॉक अबाउट द डायरेक्शन वेक्टर, जो कि निकलता है, दो पॉइंट अगर गिवन होते हैं तो निकलता है पहले में से दूसरे या दूसरे में से पहले को माइनस करके निकलता है, राइट? तो मैं सीधे सीधे अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा और इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा, और वही काम करूंगा जो भी पहले क्वेश्चन में किया है। ओके ओके, सो लेट्स मार्क इट। इस ये पॉइंट हो गया मान लो ए बी, और ये पॉइंट हो गया लेटर से C D। तो मैं निकालने वाला हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, और ये जो लाइन बनेगी, इस ए से बी जो लाइन बनेगी, लेट अस मार्क इट L1, और ये जो C से D लाइन बनेगी, लेट अस मार्क इट L2। तो मैं लाइन L1 एंड लाइन L2 के क्या निकालने वाला हूँ, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 इज गिवन बाय, यानी R गिवन बाय, तीन होते हैं, R गिवन बाय, हल्का सा फैन चला दूं क्या, इफ देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम टू यू? गर्मी आ गई अब। आर गिवन बाय डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 आर गिवन बाय व्हाट? देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो कैसे करेंगे, 3 - 1 पहला डायरेक्शन रेशियो, फिर 4 - -1 दूसरा, और फिर तीसरा -2 चाहो तो B-A कर लो और चाहो तो A-B कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? सेम ही डायरेक्शन रेशियो, मतलब सेम तो नहीं आएंगे, बट जो आंसर पे हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि परपेंडिकुलर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो चीज सेम ही रहेगी। इसको फर्दर सोल्व किया, 3 - 1 2 4 - -1 यानी कि 5, और ये क्या हो जाएगा -4। तो ये लाइन L1 थी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसके डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करा देते हैं A1, B1, C1 की वैल्यू है ये, है ना? तो A1 की वैल्यू हो गई है, B1 की वैल्यू हो गई है, और C1 की वैल्यू। ठीक है, चले दूसरी लाइन पे, चलेंगे दूसरी लाइन पे। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2, similarly direction ratios of
line L2 are given by what? A2 B2 C2, A2 B2 C। देखो डायरेक्शन रेशियोज को ABC लेटर, डायरेक्शन कोसाइन को LMN लेटर, सिंपल सी बात है। इक्वल टू, तो A2 B2 C2। अब D में से C के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने, थोड़े से चुप रहे हैं, देख लो बोले। D में से C नहीं, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सेकंड ही कर रहे हैं। अच्छा नहीं चुप रहे फिर तो। 3 - 0, 5 - 3 and 6 - 2, so we will get what? 3, 2, 4, right? इसको ब्रैकेट भी लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब दोनों के डायरेक्शन रेशियोस आ गए। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनके प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, इनके प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, और वो अगर 0 आता है दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, 2 3 जा 6 प्लस 10 - 16, 6 + 10 16 - 16 इक्वल टू 0। ओके, hence L1 is perpendicular to L2। proved? Proved। बोलिए, कोई भी परेशानी है क्या इसमें? सॉरी। हाँ जी, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी सेम टू सेम काम करना है, बट प्रूव अब की बार परपेंडिकुलर नहीं करना है। क्या करना है? पैरेलल प्रूव करना है। तो डायरेक्शन रेशियोस निकालने तक का काम तो वही होगा। A1 A2 और B1 B2 और C1 C2, ये 6 रेशियोस तो हम वैसे भी निकालेंगे, वही पॉइंट ज्वाइनिंग टू वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से। एक बार वो निकल जाएगा तो अब की बार फिर हम क्या करेंगे? A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 नहीं प्रूव करेंगे, हम क्या प्रूव करेंगे? A1/A2 B1/B2 C1/C2 प्रोपोर्शनल होने चाहिए, सम नॉन जीरो स्केलर के बराबर होने चाहिए, समझे? देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? ये दो मतलब दो लाइंस हैं जो 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही हैं। लेट अस से अब की बार ये है A, ये है B, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन, ये है C, ये है D, और इन दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन। ठीक है, वही डायरेक्शन रेशियोज इसके निकाल लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियोस A1 B1 C1 बोलो जल्दी से। A1 B1 एंड C1 करो, फटाफट से कर दो इसको तो ओरली। 2 - 4 यानी कि -2, 3 - 7 यानी कि -4, और 4 - 8 यानी कि -4। ओके, एंड A2 B2 C2, let's find A2 B2 C2। कनिष्का, you're too late। 1 - -1 is 2, 2 - -2 is 4, and 5 - 1 is 4। ओके, तो अब हमारे पास इन दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, लेकिन अब की बार वो काम नहीं करने वाले कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का प्रोडक्ट का सम 0 करना है, वो नहीं करना है। अब की बार क्या करना है? प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है, राइट? तो लेट्स सी द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन देम। मुझे बताओ A1/A2 क्या आ रहा है? -2/2, दैट इज इक्वल टू -1/1। ओके, लेट्स सी कि B1/B2 क्या आ रहा है? B1/B2 क्या आ रहा है? सो इट इज -4/4। अरे ये भी -1/1। एंड लेट्स सी C1/C2 क्या आ रहा है? तो वो भी क्या कुछ आना है, वही आना है, -4/4, दैट इज इक्वल टू -1/1। ठीक है, इसको लिख सकते हो, और -1 -1 ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा, हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू -1, which is a non-zero scalar, which is a non-zero लैम्डा होता था जो कि एक नॉन-जीरो स्केलर होता था। hence line L1 is parallel to line L2, proved। ठीक है, समझ गए? तो अभी तक जो लाइंस के क्वेश्चंस और जो पोर्शन चला है वो तो करीब करीब वेक्टर जैसा ही चला है। ठीक है, वही डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे हैं।
कुछ नया नहीं चला है भाई, जिसमें जो हम वेक्टर की हेल्प नहीं ले रहे हैं, मतलब वेक्टर जैसा नहीं हो, वेक्टर से कुछ अलग हो, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं चला है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लाइन जब इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने आपको तभी कहा था कि कंसीडर लाइन एज अ वेक्टर, करीब करीब वेक्टर की तरह लेके चलो उसको। ठीक है, वही वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वही डायरेक्शन कोसाइंस, वही डायरेक्शन रेशियोस, वही टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, समझ रहे हो? ओके, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोल सकते हो, कोई डाउट थोड़ी ना है, बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस वर्ड। बताओ कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी है क्या? इस पॉइंट से तो पास कर रही है और इस वेक्टर के वो पैरेलल है। जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको तो क्या मान लेता हूं मैं, वेक्टर बी, रखा रखा है आ गया। और जिस पॉइंट से वो गुजरती है उसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए बना दो। 1 2 3 से अगर वो पास कर रही है तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होते हैं उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के वही डायरेक्शन रेशियोज बनते हैं। तो 1 2 3 के हिसाब से क्या वेक्टर बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। थोड़ा भरा भरा दिखने के लिए एक दो लाइनें लिख देना। हेंस द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, लेट अस से कि ये पॉइंट ए है, हेंस द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 है। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए will be given by vector a equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। ओके, समझ रहे हो ना? ये वेक्टर a मिल गया, ये वेक्टर b मिल गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय, कौन सा केस है, केस नंबर 1 जिसमें एक पॉइंट गिवन हो और एक पैरेलल वेक्टर गिवन। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय, याद है किसी को? याद है क्या? नहीं है? वेक्टर आर, बेटा ए प्लस लेमडा बी से मत याद करो, पूरा बोलो। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करता हूं मैं। वेक्टर आर ए क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी क्या है, वो तो रखा रखा है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। आंसर इतना सा काम करना है, उठाना है, पटकना है। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखाना है, यहाँ और घुसेड़ देना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट and parallel to a vector and parallel to a vector is given by this formula। ठीक है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी एक्सरसाइज में, और आगे भी नहीं आएगी। तो बहुत सरल एक्सरसाइज है। चलें आगे ना, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ दोगे तो भी गलती नहीं। ठीक है, इवन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो ना बेटा, ये है ना, समथिंग प्लस लैम्डा टाइम समथिंग। सो वी विल कीप इट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। उल्टा अगर उस फॉर्म में गिवन होती है ना, उसको इस फॉर्म में लाके छोड़ के देके जाते हैं, मतलब देख ले इस तरह की आएगी, है ना? ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें साफ साफ पॉइंट दिखाई दे और पैरेलल वेक्टर दिखाई दे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप देख लो पीछे, आंसर देख लो चलो एक बार, पीछे किस फॉर्म में, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देख लो एक बार आंसर की, मैं इस फॉर्म में ही है ना। डाउट मत रखना कोई भी, बस माइंड में। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। भाई डरा रहा है क्या? वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म आता है हमको, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट डायरेक्शन। अब की बार तो दोनों की वेक्टर फॉर्म दे दी, जिस पॉइंट से पास करेगा उसका भी पोजीशन वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वो है वो भी वेक्टर फॉर्म में ही है। तो वेक्टर इक्वेशन तो यूं ही बना दोगे, चलते चलते ही बना दो। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है ना।
तो ये तो वेक्टर ए है जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, और ये वेक्टर बी है जो कि डायरेक्शन है, बना दो। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सो एक आंसर तो यही हो गया, वेक्टर फॉर्म तो हो गई खत्म। खत्म। कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म होती क्या है वैसे, जब एक लाइन और एक वेक्टर की, एक पॉइंट और एक वेक्टर की वन हो, तो x माइनस एक्स वन बाय ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जी वन अपॉन सी। ओके ठीक है। अब यहाँ पे ये सर ये बता दो बस, ये x1 y1 z1 क्या है और abc क्या है। तो बेटा जो ये वेक्टर था, इसके जो ये स्केलर कंपोनेंट्स है ना, ये तो ले ले x1 y1 z1, और जो ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर था ना, इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स थे ना, उसको ले लो a b c। ठीक है। तो करो x माइनस x1 की जगह क्या आएगा 2, डिवाइडेड बाय a की जगह क्या आ जाएगा 1, इक्वल टू y माइनस वाई वन। तो y माइनस वाई वन क्या है -1, सो वी विल कीप इट +1 डिवाइडेड बाय b यानी कि 2, और z माइनस z1 क्या आ रहा है 4, एंड वी विल कीप c की वैल्यू -1। दैट इज इट आंसर। करो मैच, करिए मैच। इक्वल टू सम लैम्डा लिखना चाहो तो भी ठीक है, ना लिख दो तो भी ठीक है, मैंने आपको उस टाइम ही बताया था। हाँ आपको 3 केस बनाने होते हैं, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, पहले को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था क्लास 10th में, याद है। उसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो x डिवाइडेड बाई समथिंग आता था, y डिवाइडेड बाई समथिंग आता था, 1 डिवाइडेड बाई समथिंग आता था। फिर अपन x y की वैल्यू कैसे निकालते थे, पहले को तीसरे से कंपेयर करके, x वाले को 1 से कंपेयर करके, y वाले को 1 से कंपेयर करके, और पहले को दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इसलिए नहीं करते थे। बाकी अगर कंपेयर करें तो 3 तरह से कंपेयर होगा, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, पहला तीसरे से, 3 अलग अलग इक्वेशन बनेगी। ठीक है। ओके फाइन, आंसर मैच हो गया। ठीक है ना। अब कोई कहता है कि सर ये -1 है ना, तो एक काम करते हैं, इसको 1 बना देते हैं, उसको 4 माइनस जेड बना देते हैं। क्यों भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में z माइनस z1 है ना, तो आप z-4 ही रखो। बस यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो पॉइंट्स है ना 2 1 4, ये थोड़ा संभल के रखना। उधर पॉजिटिव होते हैं तो इधर नेगेटिव आते हैं इक्वेशन में। जैसे 2 पॉजिटिव है तो देखो यहाँ -2 आ रहा है, ओवरऑल क्या आ रहा है यहाँ पे -2, वहां पे -1 है तो यहाँ ओवरऑल +1, और यहाँ पे +4 है तो ओवरऑल -4। तो अगर उधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव, इस तरीके से ये चलते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज तो एज इट इज बिना प्लस माइनस के नीचे आ जाते हैं, जैसे उठ के ही नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना, अपना मुंह उठा के जैसा जैसे वो दिख रहे हैं वैसे ही के वैसे ही नीचे आ जाते हैं। ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसने क्या दे रखा है कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो लेट अस से कि ये अगर ए पॉइंट है तो अपने को वेक्टर ए पता चल गया, चल गया क्या, क्या -2i कैप। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है तो मैं वेक्टर बनाऊं नहीं, सीधे ही करें ना। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछी है तो अगर ये वो पॉइंट है जिससे वो पास करेगा, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया z1। ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म भी बनानी होती तो फिर इसको वेक्टर a बराबर -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप लिख देते। अच्छा जी, अब सर पैरेलल तो वेक्टर से होता था, यहाँ पे तो लाइन ही उठा के रख दी, यहाँ पे तो लाइन ही उठा के रख दी। मतलब वो जो जिस लाइन की इक्वेशन, मान लो कि L1 की इक्वेशन तो आपसे पूछी है, मान लो L1 की इक्वेशन तो आपसे पूछी है, और L2 की इक्वेशन आपको दे दी, भैया L2 की इक्वेशन आपको दे दी और दे दिया कि दोनों लाइन पैरेलल है, आपको L1 की इक्वेशन बनानी है। तो मुझे बताओ जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज कहाँ होते हैं, लेमडा के बाद वाले वेक्टर में होते हैं।
किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ दिखाई देंगे? लैम्डा के बाद वाला जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स ही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? तो इस लाइन से पहचानो कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं। ये जो नीचे बैठे हैं यही तो हैं। अरे ऊपर तो पॉइंट है, मतलब ही नहीं है, देखो ही मत उसकी तरफ। किसको देखो? 3, 5 और 6 है, बट इसको देखना पड़ता है फिर भी। ऊपर वाले को क्यों देखना पड़ता है अभी नीचे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, अभी ना ही चर्चा करें तो ठीक है ना। 3, 5 और 6, तो लाइन L2 जो ये है जिसके जो इसके पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? 3, 5 एंड 6। ठीक है, लेट अस मार्क भाई, ये हो जाएगा मेरा A2, B2, C2। और उसके डायरेक्शन रेशियोज को अगर मैं मान लूं A1, B1, C1, तो अब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 इक्वल टू सम लैम्डा होगा, राइट? तो A1 B1 C1 तो मुझे पता करने हैं, ठीक है। A2 B2 C2 मुझे गिवन है 3, 5, 6। अब आपकी मर्जी है A1 B1 C1 कुछ भी रखो, बस ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैं तो ये कि यही रख देता हूं ना। अरे मैं तो ये कि यही रख देता हूं 3, 5, 6। ओके, 3, 5, 6 भाई, 3/3 1, 5/5 1, 6/6 आप डबल भी रख सकते हो, 6, 10, 12 आप ट्रिपल भी रख सकते हो, आप -1 टाइम्स भी रख सकते हो, आप -7 टाइम्स भी रख सकते हो। कुल मिला के ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्यों इतना सोचना, हम क्या करेंगे भाई, हम चोरी करेंगे भाई। तेरे डायरेक्शन रेशियोज चुरा लेता हूँ। मिल गया डायरेक्शन रेशियोज, पॉइंट ये रहा, पॉइंट ये रहा, मतलब x1 y1 z1 तो ये है ही सही, x1 y1 और z1 तो ये है ही सही। और जो पॉइंट ए बी सी मेरे को डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते थे, मैंने इस वाली लाइन से चुरा लिए क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब बता दो, कार्टेशियन इक्वेशन ही तो बनानी है। x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ना, डायरेक्शन कोसाइंस तब कहेंगे जब इनके प्रोडक्ट, इनके स्क्वायर के प्रोडक्ट का रूट 1 हो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है? -2, तो ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय a क्या है? 3 इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय b क्या है? 5, z माइनस z1 क्या है? -4, तो ये हो जाएगा +5, -5 है तो +5 डिवाइडेड बाय c क्या हो जाएगा? 6। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है आंसर, इसको मैच करो एक बार आप पीछे, फिर थोड़ी सी आगे की चर्चा करते हैं। मैच करो पहले, सही है। चलो अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहली डाउट तो ये होती है कि सर आपने कहा था कि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 प्रोपोर्शनल होंगे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो A2 B2 C2 अगर 3, 5, 6 हैं, तो A1 B1 C1 आपने भी 3, 5, 6 रख दिए, उससे इक्वेशन तो ये बन गई। बट जरूरी नहीं है ना कि 3, 5, 6 हो, ये तो 6, 10 और 12 भी हो सकते थे। 3 गुना यानी कि 9, 5 3 15, 6 3 18 भी हो सकते थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि सर यही इक्वेशन है? इक्वेशन तो 3, 4, 5 इनफाइनाइट बन सकती है, क्योंकि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो एक बात बताइए, अगर आप वो बनाते 6, 10, तो कट के वापस ये नहीं बनता क्या? अरे भाई, दो इक्वेशन में LHS RHS में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट नहीं सकते क्या? कट नहीं सकते क्या? तो आप कोई सा भी रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हो इसको, अल्टीमेटली तो यहीं आगे खत्म करोगे 3, 5, 6 पे। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो ना सर 2, 3, 4, 5 इक्वेशन बन सकती है, वो एक ही इक्वेशन बन रही है। आपकी गलत फहमी है कि 4, 5 इक्वेशन बन रही है, वो तो उसी की दूसरी फॉर्म बन रही है, उसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म बन रही है। भाई अगर मैंने लिखा है x बराबर 2 और मैं इसको कर दूं 2x बराबर 4, तो ये कोई अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये तो इसी की दूसरी फॉर्म है। 2 से ही तो गुणा करे किया है आपने। तो सिमिलरली अगर आप 3, 5, 6 लिखो और 6, 10, 12 लिखो, तो आपने कोई तीर नहीं मारा है। आप ये नहीं कहोगे कि ये दो अलग अलग लाइनें भी सेम है, इक्वेशन भी सेम है। समझे? क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का सम अगर 1 आता हो तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, अदरवाइज ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं।
क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब 1 हो जाए तब जाके मैं कह सकता हूं कि भैया आप ए बी सी नहीं हो, आप एल एम एन हो, बट वो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देख लो, आराम से देख लो, कोई और कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। देखो अभी अपन क्वेश्चंस को उतना प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं कर रहे हैं, उसके सबसे मेन कारण तो ये कि टाइम की कमी। नहीं तो लास्ट बैच जो आपसे पिछला वाला बैच था उसको मैंने एक एक क्वेश्चन को स्ट्रक्चर वाइज करवाया था, यानी कि वो एक एक लाइन लिखवाई थी कि लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस बी A1 B1 C1, जैसे भी पहले क्वेश्चन को किया स्ट्रक्चर वाइज। मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। तो अब आपका थोड़ा सा दारोमदार ये होता है कि आप जब इसको अभी तो चलो रफली नोट करोगे, घर जाके मैंने कही रखा है कि आपको सारे क्वेश्चन जितने भी करें हम 5-10 फिर से करने हैं, तो आपको घर जाके तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर वाइज करने हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको स्ट्रक्चर वाइज ही करने हैं। ठीक है ना? एंड प्रोवाइडेड दैट यू आर इन क्लास 12th, तो फिर मैं कंसीडर करूंगा कि उतना तो कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है? ठीक है ना? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हो? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है ना, सिंस चाइल्डहुड? बस तो फिर दिक्कत ही क्या है, फोड़ दोगे, अंग्रेजी तो है। ओके, चलते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ किया, कौन सा किया अभी? सिक्स्थ किया। सेवंथ, अरे यार ये क्या मजाक कर रहा है हमसे, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। रख अपने पास इस क्वेश्चन को, तो कंपेयर करो जल्दी से। x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ओके, चलो जी, तो कंपेयर करते हैं। तो वी विल फाइंड x1 की वैल्यू, बोलो 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 बोलो, x1 की वैल्यू 5। कंपेयर करो ना, x1 की वैल्यू -5। प्रियांशी बोलो, 5 माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया ना। आप ऐसे देखो, यहाँ ओवरऑल -5 है ना, यहाँ ओवरऑल -5 है ना, तो फिर x1 5 होगा, ओवरऑल प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। फाइन, ठीक है। कंपेयर करो y की वैल्यू -4। तो आपको देखो एक बार ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसको एक बार और कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? x -5 डिवाइडेड बाई 3, फिर क्या लिखोगे आप? y माइनस -4। समझ आया? y प्लस 4 को तोड़ के क्या लिखोगे? y माइनस -4 डिवाइडेड बाई 7, और z -6 को तो एज इट इज लिख लो। और अब आप कंपेयर करो इससे, ना कि उससे। तो अब माइनस 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 सब में लग गया। तो अब आप देखो माइनस क्या गया? 5 -4 एंड 6, 5 -4 एंड 6। समझे? ठीक है, इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। जो भी इक्वेशन गिवन है उसको पहले थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना है, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर वाली स्टेटस में आ जाए। ठीक है ना? ओके, नीचे वालों को तो कॉपी पेस्ट कर लो। ए बी सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, चलो उससे कंपेयर कर रहे थे तो उससे कर लो। ए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी ये हो गया। तो ए हो गया 3, बी हो गया 7, एंड सी बन चुका है 2। ठीक है, चलो वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं अब अपन। तो वेक्टर ए किससे बनता है? ये x1 y1 z1 से बनता है। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप से बनता है। तो ये बन जाएगा 5i कैप -4 j कैप प्लस 6 k कैप। और जो वेक्टर बी है वो एबीसी से बनता है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो यानी कि 3i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। now equation of line in vector form is given by equation of a line in vector form is given by vector r equal to vector a plus lambda times vector b. So vector r equal to a क्या है? 5i cap -4 j cap प्लस 6 k cap प्लस lambda टाइम्स वेक्टर b यानी कि 3i cap प्लस 7 j cap प्लस 2 k cap। आंसर
वेरी इजी। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से ये दूसरे टाइप की इक्वेशन बनवा, मतलब इक्वेशन तो वही बनेगी, दूसरा केस ले लिया इसने। अब की बार पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहा है, 2 पॉइंट्स दे रहा है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। तो एक पॉइंट हो गया ओरिजिन और एक पॉइंट हो गया ये। लेट्स से कि ये तो हो गया मेरा ओरिजिन, इसको ए ले लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट्स को अपन ए और बी लेते थे ना, तो ए तो ले लो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 0, और ये हो जाएगा मेरा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों ही बनानी है, तो वेक्टर बनाते हैं पहले। जब अपन वेक्टर बनाएंगे तो x1 y1 z1 तो हो जाएगा 0 0 0, x1 0 y1 0 एंड g1 0। ठीक है, और एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी निकालना पड़ता है, एबीसी नहीं निकालते हम इसमें, हम क्या निकालते हैं x2 माइनस x1, वो सब निकालते हैं। याद है, याद है क्या, नहीं है याद? हाँ तो x2 अभी भी दिया हुआ है, 5 माइनस 2 माइनस 3, x2 माइनस x1 निकालते हैं ना, x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 यानी कि 5, फिर y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 0 यानी कि -2, फिर z2 माइनस z1 यानी कि 3 माइनस 0 यानी कि 3। अब इक्वेशन कैसे बनती है, वेक्टर आर, अब देखो चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लेते हैं पहले हम। वेक्टर ए तो किससे बनता है, वेक्टर ए तो किससे बनता है, अच्छा अच्छा अच्छा, अपन ने कार्टेशियन फॉर्म लिख ली गलती से, ये जो, चलो कोई नहीं, पहले कार्टेशियन फॉर्म बना लेते हैं, तो क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म बनाओ। क्या बनती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 है 0, x2 माइनस x1 है 5, y माइनस y1 भी 0 और y2 माइनस y1 है -2, और z माइनस z माइनस z1 भी है 0 और z2 माइनस z1 है 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 हट जाएगा, इधर x इधर y और इधर z, तो कार्टेशियन फॉर्म तो इजीली बन गई, वेक्टर फॉर्म भी इजीली बनेगी। वैसे तो अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म बना ली तो इधर से भी कन्वर्ट कर सकते हो, और नहीं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है तो फिर आपको 2 वेक्टर्स बनाने हैं। वेक्टर ए बनाओ पहले, जो ए पॉइंट है उससे, यानी कि 0 i कैप 0 j कैप एंड 0 k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बनाओ जो दूसरा पॉइंट गिवन है, 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, अब वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती थी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर ए क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर दो। यहां से आप वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की भी वैल्यू चाहे तो पहले से निकाल के रख दो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए पता है उसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो 5 माइनस 0 i कैप यानी 5 i कैप, यानी वेक्टर बी ही वेक्टर बी माइनस ए आएगा क्योंकि वो तो 0 0 0 है, राइट। अब इसको कर दो कॉपी पेस्ट, 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप, आंसर। अगले स्टेप में आप इस वाले वेक्टर को ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि ये तो वैसे भी 0 वेक्टर है, चाहो तो इस फॉर्म में छोड़ दो, और चाहो तो अगले स्टेप में आप केवल इसको हटा के डायरेक्ट ये लिख दो लेमडा टाइम्स दिस। देखो पीछे आंसर किस फॉर्म में, देखो पीछे आंसर किस फॉर्म में, वही तो कह रहा हूँ। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये है वैसे भी 0 वेक्टर है ना, 0 0 0 यानी कि वहां कोई है ही नहीं, तो वेक्टर आर इक्वल टू लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, और ये हो गई आपकी इधर कार्टेशियन फॉर्म। x2 माइनस x1 कैसे किया, उसकी फॉर्म है बेटा,
जो याद करनी है, डायरेक्शन चाहिए होता है ना आपको, तो डायरेक्शन वैसे तो एबीसी की फॉर्म में मिलता है, लेकिन 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो डायरेक्शन कैसे मिलता है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, ये डायरेक्शन देगा आपको। अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में हमको 2 पॉइंट गिवन थे, तो अपन उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके तो निकाली। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन चाहिए, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन लगाते हैं अपन। पहले क्वेश्चंस में डायरेक्शन सीधी सीधी गिवन थी, पैरेलल वेक्टर गिवन था, इस बार निकालनी पड़ती है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, जो लैम्डा के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये डायरेक्शन वेक्टर है, और इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना 5 -2 और 3, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर एक गलती से अगर इनके स्क्वायर का सम 1 होता है तो फिर ये डायरेक्शन कोसाइंस भी है, रेशियोज तो है ही सही, साथ में ये डायरेक्शन कोसाइंस भी है। ठीक है। और अगर कोई कह दे निकाल के बताओ डायरेक्शन कोसाइंस, तो फिर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, डायरेक्शन रेशियोज तो है ही हमारे पास, इनके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, a डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, चलेंगे आगे। सिमिलर पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, उसमें ओरिजिन की जगह कोई दूसरा पॉइंट गिवन है, ये 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, और वही आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। बोलो कार्टेशियन इक्वेशन आप सीधे सीधे बना सकते हो आप। देखो इसको ले लो पॉइंट ए और इसको ले लो पॉइंट बी, तो कार्टेशियन बना देता हूं मैं पहले, चलो वेक्टर बना देता हूं आपको। सर कार्टेशियन पहले बना रहे हो तो शायद कार्टेशियन फॉर्म आसान है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आपको क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कहीं से भी कहीं पे जाने की क्षमता होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं, चलो देखो, तो वेक्टर आर इक्वल टू पॉइंट ए के वेक्टर लिख लो, जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लो 3i कैप, आगे बोलो -2 j कैप, आगे बोलो -5 k कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब ये जो है b माइनस ए कर दो, b माइनस ए से आपको डायरेक्शन मिलेगा, तो 3 - 3 यानी कि 0i कैप, -2 -2, अरे ये भी 0j कैप, और 6 -5 यानी कि 11 k कैप। तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को हटा के सिंपली ये लिख सकते हो, देखो आंसर, वेक्टर फॉर्म का आंसर देखो, जो जीरो है उसको जीरो, जो है जीरो है ना बेटा, उसको आप हटा सकते हो, उस कंपोनेंट को हमें, यही है 11 k कैप सीधे लिखा हुआ होगा, है ना। इजी। कनिष्का सोच रही है सर इसको और उसको बी क्यों लिया, इसको और उसको बी लेते, ये सुनो बताओ, सोचो जरा, इसको ए और इसको बी लेते तो क्या इक्वेशन अलग बनती क्या। अब की बार ये वाला वेक्टर यहां बैठा हुआ होता और ये वाला वेक्टर का डिफरेंस यहां बैठा हुआ होता, देखो क्या बनती, बना के देख लेते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू, ये यहां बैठा हुआ होता कौन, 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, अब b माइनस है ऐसे करते आप तो 0 - 0 होता और ये भी होता, लेकिन -5 -6 क्या हो जाता, -11 k कैप, ऐसे होता। अब सोचो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आई कैप के कंपोनेंट्स क्या है, हालांकि मैंने अलग अलग लिख रखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आई कैप के कंपोनेंट्स क्या है, 3 प्लस लैम्डा, यही है, यही है। यहाँ पे आई कैप के कंपोनेंट्स बताओ, देखो यहाँ पे तो आई कैप के कंपोनेंट्स हैं 3 प्लस लैम्डा, ये तो आई कैप के कंपोनेंट्स हैं, जे कैप के कंपोनेंट्स बोलना, जे कैप के ये इतना आई कैप है ना, -2 प्लस लैम्डा भी नहीं है बेटा, 3 आई कैप ही है, क्यों, क्योंकि लैम्डा से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा इंटू 0 0 बन गया ना, गलत कह रहा हूं मैं, 3 आई कैप, बस 3 ही उसका आई कैप का कंपोनेंट है, 3 आई कैप और -2 जे कैप, और के कैप के कंपोनेंट्स बता दो, अब इसमें -5 प्लस 11 लैम्डा, दिस मच ऑफ के कैप, ये तो है इस इक्वेशन की बात। इधर आ जाओ, इधर इस वाली इक्वेशन में आई कैप के कंपोनेंट बोलो 3 आई कैप, जे कैप के कंपोनेंट बोलो -2 जे कैप, और के कैप के कंपोनेंट बोल दो जरा 6 -11 लैम्डा के कैप, 6 -11 लैम्डा के कैप, और वहां पे क्या आ रहा है -5 प्लस 11 लैम्डा। तो आर दिस कंपोनेंट सेम,
आर दिस कंपोनेंट सेम? चेक करो। -11 कैसे आया? -5 -6 करके आया। बी माइनस ए कर रहे हैं ना। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल आने चाहिए। आप जैसे ए टू बी जाओ, चाहे आप बी टू ए जाओ, डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए टू बी टू ए जा रहा हूं, तो 3 - 3 0, -2 -2 0, और 6 - 5 11। ये बी टू ए है और ये ए टू बी है। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इन डायरेक्शन रेशियोस को, तो ये आ जाएगा, या फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोस जो है ना, वो क्या आने चाहिए? बस क्या आने चाहिए? प्रोपोर्शनल। अब आपको अगर सर Q-1 आप लेमडा ले रहे हो ना एडजस्ट करने के लिए, सपोज करो उसमें से आपने -1 बाहर लिया, तो लेमडा इंटू -1 बाहर आ गया, अंदर वही चीज बच गई वापस। भाई इसमें से इसके साथ लेमडा क्यों लग रहा है? इसके साथ लेमडा इसीलिए लग रहा है कि जितने भी ये जो नंबर निकल के आ रहा है ना, वो सब लेमडा में एडजस्ट हो रहा है। लेमडा इंटू -1 माइनस लेमडा हो गया, तो माइनस लेमडा को अगले केस में वापस लेमडा नहीं लिख सकता मैं? लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी है, अब वेक्टर बी में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो लेमडा से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? लेमडा से। सपोज को 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 लेमडा वेक्टर बी, ये जो भी अगला बच गया, मान लो वेक्टर बी वन बच गया, तो 2 लेमडा को अगेन में लेमडा नहीं लिख सकता क्या? लेमडा इज ए स्केलर, लेमडा इज ए स्केलर। तो आप चाहे से ए टू बी जाओ, चाहे से बी टू ए जाओ, आपका जो वेक्टर बी है ना बेटा, दोनों ही केसेस में क्या बनेगा? एक दूसरे का प्रोपोर्शनल बनेगा। उसमें से -1 टाइम्स बनेगा बस, है ना। तो -1 को आप लेमडा से मिला के वापस लेमडा बना सकते हो, इसीलिए दोनों इक्वेशन सेम मानी जाएगी। +5 -6 वो पॉइंट की वजह से आ रहा है। डायरेक्शन रेशियोस को पकड़ो केवल आप डायरेक्शन रेशियोस को पकड़ो। 3 - 3 0, -2 -2 0, -5 -6 -11। अब उल्टा करो, 3 - 3 0, -2 -2 0, एंड 6 -5 11। ये वाला इसके -1 टाइम्स है। बस तो इतना ही देखना है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे। फाइंड द एंगल बिटवीन, चलो भाई कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी। अब तक बनवा रहा था आपसे, चेंज करवा रहा था, कुछ पॉइंट्स गिवन दे रहा था। ठीक है, अब क्या देगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला कॉन्सेप्ट, और फिर इस क्यू लाइंस और वो सब देगा, है ना। कट गए? नहीं निकाली? कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी थी। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। तो देखो x - x1, आपने इसको a उसको b लिया था, तो x - x1 यानी कि x - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 3 0। ओके, y -2 यानी y +2 डिवाइडेड बाय, ये भी कट गया था 0, और z -5 यानी z +5 डिवाइडेड बाय क्या? 6 -5 यानी कि 11। नहीं लिखेंगे। अरे ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसको सॉल्व थोड़ा करना है। ये इट इज ओनली अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन इन 3D। तो रिप्रेजेंट ऐसे हो रहा है तो हमारी क्या गलती? ठीक है ना, इसको ऐसे मत लिख देना, इन्फिनिटी इक्वल टू ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है ना। हाँ, फिर सब सब इन्फिनिटी हो गया, सब ब्लैक होल हो गया। ठीक है, सब ब्लैक होल कर दो कहीं, है ना। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है ना। ये बस यही आपका आंसर है। नीचे 0 आ रहा है, आने दो अपनी बला से, अपने को क्या है। ठीक है, चलो फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब इन लाइंस के बीच के एंगल्स चाहिए आपको, है ना। वैसे कट चुका है, बट अब क्यों छोड़ते हो इतने से कॉन्सेप्ट को? क्योंकि फिर जैसे परपेंडिकुलर करना, पैरेलल करना, उसमें दिक्कत आती है। इसको छोड़ के चलते हैं तो अपन, है ना। तो इनके बीच का एंगल निकालना है। 2 क्वेश्चन है। एंगल कैसे निकालते थे, याद है आपको? cos थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b2।
एंड इसका मॉडुलस टू गेट द थीटा एज एन एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे b1 b2 क्या है? तो अगर आपको ये लाइन गिवन है तो उसमें ये वाला पोर्शन तो वेक्टर ए है, राइट, और ये वाला पोर्शन वेक्टर बी है, और एंगल के केस में वी आर ओनली कंसर्न अबाउट डायरेक्शन वेक्टर, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं होता। इस वेक्टर का तो काम ही डिस्टेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? जब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस और इसकी बात करेंगे तब आपसे मिलेंगे, हाल फिलहाल तो आपका इतना ज्यादा रोल है ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि दो लाइन से तो ये a1 और ये b1, सिमिलरली ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? a2, वेक्टर a2, एंड ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर b2। तो अब आपको तो केवल b1 और b2 से मतलब है, a1 a2 इनको तो देखना ही नहीं है, केवल इसको देखना है। चलो, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम। तो 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। बचपन के दिन याद आ गया ना? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 का सम का रूट। और मैग्नीट्यूड ऑफ v2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 + 4 + 12 इक्वल टू 19, नीचे 49, 49 का रूट 7, और यहाँ पे 9 का रूट 3, दैट इज इट, 19/21। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 90, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, cos इनवर्स 19/21। तो आपको मॉडुलस के अंदर करो बाहर करो एक ही बात। अगर ये नेगेटिव होता तो मॉडुलस की वजह से उसको मैं पॉजिटिव बना देता। सो दिस इज द आंसर। चलो ओरली सॉल्व कर दो सेकंड, बोलो। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3, -1 इंटू -5 प्लस का 5, -2 इंटू -4 8, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और -2 का स्क्वायर 4 का रूट। आगे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, एंड -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, का मॉडुलस। और ये किसकी वैल्यू है? cos थीटा की। तो 8 और 3 11 और 5 16, नीचे क्या बचता है? √6, इधर क्या बचता है? 16 + 9 25, 25 25 √50, √50 को क्या लिख सकते हो? 5√2, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करें, तो √6 में से भी √2 आएगा। भाई √6 में क्या 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 छुपा हुआ है? √2 इंटू √3, तो √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2, और बचेगा क्या? केवल और केवल √3, 10√3, यस। तो इट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 10√3, 5 टाइम्स, और ये बन गया 8 टाइम्स। सो इट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5√3। √3 से रैशनलाइज कर दो उसको, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 8√3 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15, ये है cos थीटा की वैल्यू। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8√3 डिवाइडेड बाय 15, आंसर। चेक करो। क्लियर है? मत करो, 8/√3 लिख दो, नहीं 8/5√3 लिख दो, 8/5√3 लिख दो, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ ही नहीं है, वही एंगल बिटवीन टू है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस ये वेक्टर फॉर्म में था, तो हमने किसकी तरफ नजर फेराई? इसकी तरफ। अब ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये लोग कहाँ दिखाई देंगे? ये इनकी तरफ नजर फेरा दो बस, बाकी ऊपर जो पॉइंट है उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम याद रखना हमेशा, जब आप नीचे की तरफ नजर फेरा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर चेक कर लेना, ऊपर वो x - x1, y - y1 और z - z1 की फॉर्म का ही होना चाहिए, और है। देखो ये x माइनस समथिंग, ये y माइनस समथिंग, और ये z प्लस है तो z -3 हो ही जाएगा। इधर भी देख लो, x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग है। अब सब कब कब नहीं होगा सर? ये तो हमेशा ऐसे ही दिखेगा। बिल्कुल, देखो अगर ये ऐसे होता -x + 2, तो -x + 2 x माइनस समथिंग की फॉर्म का नहीं है, तो इसको x माइनस समथिंग की फॉर्म का बनाना पड़ेगा। कैसे? आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कराओगे, और उस चक्कर में बेचारा नीचे वाला भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस से।
फिर जब वो उस फॉर्म में चला जाए फिर देखो नीचे कौन है। पहले नीचे -1 था, लेकिन ऐसा करने से नीचे कौन आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो बस आपका मतलब नीचे से है, लेकिन इतने भी मतलब ही मत बनो। आपका मतलब नीचे से है, दैट इज फाइन, बट इतने भी मतलब ही ना बने। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ऊपर वाला अपनी जिस फॉर्म में होना चाहिए उस फॉर्म में है तो सही ना। हाँ वो उस फॉर्म में है, फिर चाहे उसको देखो मत, अपने मतलब से मतलब रखो बस। तो बता दो, 2 × -1 -2, 5 × 8, भाई यही तो है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, और फिर -3 × -4 -12 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, अगेन -1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, 4 का 16। ठीक है, इसका मॉडुलस, और ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू है। करो सॉल्व। 40 - 2 38, 38 में से 12 गया तो 26, पॉजिटिव वो भी है ना, और 25 कितना आ गया, 28, 29 और 9 38, रूट 38, और 64 और 16 80, 80 और 1 81, यानी कि 9। ठीक है, रूट 38 को कुछ लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। रूट 38 तो 2 × 19 होगा, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो बस फिर यही आंसर है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 9√38। कर दो, देखो पीछे आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। लास्ट वाला सॉल्व करो, कर जाओ, करो 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 करो, 2 मिनट लगेगी, अपने आप करो। हो गया। टू बाई थ्री, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 × 2 1 जा 2, और 1 × 8 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ऊपर नजर देख ली ना, अच्छा XYZ है, XYZ है, बस ये देख लिया करो आप तो, XYZ है क्या उसी फॉर्म में, ठीक है ना। XYZ उसी फॉर्म में है, XYZ भाई, ये x - x नहीं होना चाहिए, ये 2x भी नहीं होना चाहिए, 3x भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इन शॉर्ट में कहूं तो x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए ऊपर के सारी जगह XYZ का। चलो इधर आओ, 4 का स्क्वायर 16 +1 +64 का मॉडुलस का कोस इनवर्स थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 8 और 2 18, 18 बाय √9 यानी 3, और ये √81, 81 यानी कि 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो cos इनवर्स 2/3 इज द आंसर। दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो यहां तक इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आई, ठीक है। तो उतना ही आसान अगली एक्सरसाइज है, बस वो 2 3 फॉर्मूले जो एक्स्ट्रा हैं वो पड़े हुए होने चाहिए। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस और उसकी बात करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। कितने क्वेश्चन रहेगा वैसे इसके, 7। तो 6 क्वेश्चन के लिए कल का दिन बिगाड़ोगे क्या, बताओ। हाँ हाँ, शाम को चलो मैं बताता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ। क्यों 6 क्वेश्चन नहीं देख सकते, तो 5:30 से 6:30 जो वेस्ट करते हो उसमें वो रिकॉर्डिंग देख लेना, या यहाँ आके देख लेना।
आप जो वेस्ट करते हो ना, आप जो वेस्ट करते हो, एक रूम में बैठ जाना और खोल लेना, देख लेना और नोट करके चले जाना। ठीक है, बोलो नहीं? चलो ठीक है, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 9 फिर से ज्वाइन करो।